हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो है फार्माकोलॉजी पे। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग की जो वीडियो है उसमें शायद आपको इतना इंटरेस्ट ना बने, बट लास्ट तक आते तक मैं इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि आपको सब समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है, हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, एक जिसपे एसिटिल कोलिन काम करता है और दूसरा जिसपे नॉर एड्रेनलिन काम करता है। एसिटिल कोलिन जिसपे काम करता है उसमें दो तरह के होते हैं, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। एंड नॉरएड्रेनालिन जो काम करता है उसमें होते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। इसे हम सिंपैथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं अल्फा एंड बीटा वाले के लिए, और इसे हम पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। पैरा एंड इसे सिंपैथेटिक। ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिसेप्टर्स कौन सा रिसेप्टर किस जगह पे होता है, क्या होता है, ये समझ में नहीं आ पाता है। तो इसको हम एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मस्करिनिक रिसेप्टर्स की बात करते हैं। इसमें मस्करिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे पास, वो सारे के ये सारे के सारे स्टिमुलेटरी होते हैं, एक्सेप्ट बस एक ही एक्सेप्शन इसमें, M2 एंड समटाइम्स M4 रिसेप्टर्स। तो M2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये इनिबिटरी होते हैं, बाकी सारे स्टिमुलेटरी होते हैं इन केस ऑफ पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। बट इन केस ऑफ सिंपथेटिक सिस्टम, अल्फा एंड बीटा सारे के सारे स्टिमुलेटरी होते हैं एक्सेप्ट अल्फा 2। ये एक्सेप्शन दोनों याद रखने हैं। यानी कि हमें क्या समझ में आया, इन पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो हमारे पास M2 रिसेप्टर्स होते हैं वो इनिबिटरी होते हैं, बट इन सिंपथेटिक सिस्टम जो हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो इनिबिटरी होते हैं, बाकी सब स्टिमुलेटरी होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद हमारे पास हम प्रायोरिटी में पढ़ते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एम रिसेप्टर जो होते हैं, उसमें हमारे पास तीन तरह के होते हैं, M1 M2 एंड M3। ये M1 M2 एंड M3, इसमें मैंने पहले ही बताया था M2 इज इनिबिटरी एंड M1 एंड M3 इज एक्साइटेटरी। ठीक है। जब एक्साइटेटरी होता है तो ये अलग सब अपने अपने लोकेशन पे काम करते हैं। इसमें जब हम देखते हैं M1 का फंक्शन होता है, ये नर्व्स पे काम करता है। कौन सी नर्व्स पे? एक तो CNS पे काम करेगा और एक GIT पे। तो जब ये CNS और GIT पे काम करेगा तो CNS को स्टिमुलेट करेगा, GIT को स्टिमुलेट करेगा। अगर GIT का नर्वस सिस्टम GIT के जो माइंटिक प्लेक्सस, मीजनस प्लेक्सस अगर वो स्टिमुलेट हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, पेरिस्टालसिस बढ़ जाएगा। जब पेरिस्टालसिस होगा तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाएंगे उसमें, उस GIT में। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायरिया। ये याद रखना है, इसकी वजह से क्या होता है, डायरिया होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसे इनिबिट कर देंगे तो पेरिस्टालसिस इनिबिट हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, CNS। CNS को ये जो होता है एक्साइट करता है। यानी कि हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं, डिप्रेशन के केस में। ठीक है। दूसरा हमारे पास आते हैं M2 रिसेप्टर्स। M2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं इनिबिटरी। इनिबिटरी होते हैं तो ये किस पे काम करते हैं, मेनली कार्डियक मसल्स पे। जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं उसको ये इनिबिट करेगा। यानी कि जो अपना हार्ट था ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। तो जिससे क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक कंडक्टिंग जो कंडक्ट नहीं हो पाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब वो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन उसका बहुत ही स्लो होने लग जाएगा। ठीक है। और कंडक्शन ब्लॉक भी हो जाता है। तो तीसरा हमारे पास आता है M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर जो होता है सारी की सारी स्मूथ मसल्स पे काम करता है। एंड क्योंकि मैंने बताया स्टिमुलेटर होता है, स्टिमुलेटर मतलब कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा स्मूथ मसल्स का। इसमें स्मूथ मसल्स हमें पता होना चाहिए, हमारे पास स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ होती हैं। स्मूथ मसल्स, सपोज करो ये ब्रोंको, यहाँ से हमारे पास ट्रेकिया चला, ब्रोंकस आता है। ब्रोंकस में स्मूथ मसल्स होती हैं। जो भी मसल्स हम हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, लाइक वॉलंटरी मसल्स, जैसे कि हमारे पास बाइसेप्स की मसल्स होती हैं, ये वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। ये स्केलेटल मसल्स होती हैं। बट जो ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कौन सी है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ होंगी, ब्रोंकस में होती हैं, ब्लड वेजल्स की लाइनिंग में होती हैं। ठीक है। तो ये और अपना ब्लैडर में होती है, क्योंकि ब्लैडर की मसल्स जो होती है, डेटोसस मसल्स जो होती हैं, उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये वहां पे प्रेजेंट होती है एंड ये उनका क्या करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। तो एक इसका यूज होता है, अगर ब्लैडर फ्लैसिड हो गया, फ्लैसिड मतलब वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो अगर वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो हम उसे कांटेक्ट कैसे करवा सकते हैं, अगर हम M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देंगे। अगर M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए तो स्मूथ मसल कांटेक्ट होगी और उसमें कॉन्ट्रेक्टिलिटी आ जाएगी। तो हम ब्लैडर में यूज करते हैं। दूसरा याद रखना है कि ये ब्लड वेसल्स में की स्मूथ मसल पे काम करता है, बट उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाता। ये खास बात होती है, एक एक्सेप्शन है। वहां पे क्या करता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वहां पे ये ब्लड वेसल्स में क्या करेगा,
वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड निकलवाता है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वैसो डायलेटेशन करवा देता है, और जब वैसो डायलेटेशन होगा तो बीपी डिक्रीज हो जाता है। ये इसका एक एक्सेप्शन होता है, ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ हमारे पास। तो हमने हार्ट पे क्या देखा, हार्ट पे अगर हमारा रिसेप्टर्स, कौन से रिसेप्टर्स काम करते हैं, हार्ट पे काम करता है हमारे पास M2 रिसेप्टर। वो M2 रिसेप्टर क्या करता है, इनिबिटरी होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है। ये आइडिया हो गया। दूसरी बात, ये ब्लैडर पे हमने पढ़ा था। ये ब्लैडर पे कौन सा काम कर रहा था, M3। M3 को क्या हो जाता था, कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये किसमें हम फ्लैसिड ब्लैडर में यूज करते हैं, जो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करवा देगा। ठीक है। और ये क्या करता है यहाँ पे, ये करवाता है मायोसिस। ये देखो छोटी सी हो गई आंख, ये क्या करवाता है, मायोसिस। ठीक है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, इसकी वजह से प्यूपिल जो है छोटी छोटी हो जाती है, मायोसिस हो जाता है। फिर उसके बाद हमने ये बताया था ब्रोंकस में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, क्योंकि कौन से रिसेप्टर्स के थ्रू, ये एक बार आप चेक करके सोच के देखना जो मैंने बताया था, कौन सा रिसेप्टर होगा, M3 रिसेप्टर। M3 किस पे काम करता था, स्मूथ मसल पे, तो इसके थ्रू ये जो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ये जी पेरिस्टालसिस इंक्रीज करता है, डायरिया बढ़वा देता है। तो वो किस तरीके से काम करेगा, वो देखिए। मैंने बताया था कौन कौन से रिसेप्टर्स होते थे, M1 M2 M3। जो M1 होता था वो कहाँ होता था, CNS एंड GIT। GIT पे ही माइंटिक प्लेक्सस पे काम करता था और वहां पे पेरिस्टालसिस बढ़वा देता था। और जब पेरिस्टालसिस होती थी इसकी वजह से क्या होता था, डायरिया। याद आया। दूसरी बात, ये जो है ग्लैंड्स पे भी काम करता है। लाइक कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, लैक्राइमल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। तो इसकी वजह से सिक्रीशंस, हर जगह से सिक्रीशंस बढ़वा देता है। ठीक है, तो सिक्रीशंस कहाँ, कौन कौन से बढ़े, और लैक्राइमल ग्लैंड से लैक्रीमेशन बढ़ गया, स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होने लग गई, और इधर ये पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रीशन से सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है। सो अगर एक इसका एक एग्जांपल भी है, जो पॉइजनिंग होती है अपने पास, ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग, वो क्या करता है कि ये एसिडिल कोलिन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करवाता है बाय इनहिबिटिंग एसिडिल कोलिन एस्ट्रेस। तो उससे क्या होगा, जब ये बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स, ये एम मस्कारिन रिसेप्टर्स होते हैं बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होने लग जाए, जब मस्कारिन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होने लगा, देखिए यहाँ पे देखिए, ओपी पॉइजनिंग जब होती है तो एसिडिल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट कर दिया इसने, जिसकी वजह से ये इसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, और एसिटिल कोलिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज होगा तो इसे बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करेगा एम रिसेप्टर्स को। तो अब हमने मस्किन रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे। तो इसकी खास बात, पैड लाइन याद रख लेना कि सिक्रीशंस हर जगह से बढ़ा देता है। जैसे सिक्रीशंस ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर से कौन क्या हुआ, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन और स्वेटिंग, और नीचे से डायरिया, बताया था क्योंकि पेरिस्टाल्सिस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। इधर से सिक्रीशन, म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग गया। जब म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है तो इसकी वजह से उसे प्रॉब्लम आएगी इन ब्रीथिंग में। और दूसरा क्या हुआ था, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया था। याद आया, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कौन से रिसेप्टर के थ्रू मीडिएटेड था, स्मूथ मसल यानी कि M3 के थ्रू मीडिएटेड था। और M1 से डायरिया, M2 से हार्ट रेट कम हो जाएगा। लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, ब्लड वेजल्स पे काम करता है। जब ब्लड वेजल्स पे काम करता है वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, तो वहां पे वैसो डायलेशन करवाता है, नॉट वैसो कंस्ट्रिक्शन। सो बीपी डिक्रीज हो जाता है, तो वो शॉक जैसी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इधर देखते हैं हम, यूरिनेशन, ब्लैडर कॉन्ट्रेक्शन करवा देगा, यूरिनेशन हो गया। M3 के थ्रू मैंने बताया था पेरिस्टाल्सिस, डायरिया हो जाता है। ये पेरिस्टाल्सिस मैंने पढ़ा था M1 के थ्रू, एंड हाँ ये ग्लैंड के सिक्रीशन से इनके हो जाते हैं। फिर लैक्रिमेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये सब बताया मैंने। फिर मायोसिस, मायोसिस मतलब प्यूपिल बहुत ज्यादा पिन पॉइंट हो जाते हैं। फिर आता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया करवाता है, हार्ट रेट कम करवा देता है। ठीक है, ये बताया था मैंने M2 के थ्रू, एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू, डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स भी करवाता है, बीपी डिक्रीज करवा देता है। ठीक है, एक और बताया था मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू, ये भी बताया नहीं था, आप देख लेना, ये इरेक्शन भी करवाता है। ठीक है, तो ओपी पॉइजनिंग मस्काइन रिसेप्टर्स को समझने के लिए बहुत ही एक बढ़िया एग्जांपल है। एक होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, एक होते हैं कार्बामेट्स। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या करते हैं, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं, किसको,
ये जो एसिटिलकोलिनेस्टरेज के रिसेप्टर्स होते हैं। बट कार्बामेट्स क्या करते हैं, ये रिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें ऑक्साइन्स की जरूरत पड़ती है, ऑक्साइन्स की जरूरत पड़ती है इसके ट्रीटमेंट में, प्लस हमें एट्रोपिन की जरूरत पड़ती है। एट्रोपिन क्या करेगा, एंटीकोलिनर्जिक होता है। ठीक है, तो ये इसके ट्रीटमेंट में काम आता है। अब हम एक रिवीजन करेंगे। रिवीजन मतलब क्या है कि आप अपने मन में सोचना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकस पे क्या होता है। ब्रोंकस का क्या करवा देगा ये मस्कुलर रिसेप्टर, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। वो ब्लैडर के किसके ट्रीटमेंट में काम आता है, फॉर फ्लैसिड ब्लैडर। लैक्राइमल ग्लैंड में लैक्रीमेशन इंक्रीज करवा देता है, बीपी डिक्रीज करता है, भाई एनओ बताया था मैंने। हार्ट रेट डिक्रीज कर, प्यूपिल माइल्स करवाता है। डायरिया, ये डायरिया करवाता है कैसे, माइंट्रिक प्लेक्सस को स्टिमुलेट करके, सीएनएस मैंने बताया था जीआईटी में M1 रिसेप्टर्स होते थे, उसके थ्रू काम करता है और बहुत ज्यादा पेरिस्टालसिस इंक्रीज करवा के डायरिया करवा देता है। सेलाइवेशन इंक्रीज करवा देता है। बट इसके अपोजिट एट्रोपिन जो होता है, वो एंटीकोलिनर्जिक है, तो सारा इसका अपोजिट कर दो। जैसे यहाँ पे डायरिया होता है, वहां कॉन्स्टिपेशन। जैसे यहाँ पे इंक्रीज सिक्रेशन, वहां ड्राई माउथ। जैसे यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वहां ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, यहाँ स्वेटिंग हो रही है बट वहां स्वेटिंग नहीं हो पाती है, तो वो स्वेटिंग नहीं हो पाती है, इसकी वजह से वो हॉट हो जाता है, पूरी बॉडी हॉट हो जाती है। तो ये उसकी खास बात है। यहाँ पिन पॉइंट पिपिल हुआ था, तो वहां क्या होता है, मिड्रियासिस, मतलब डायलेटेड पिपिल हो जाता है। ठीक है, तो ये था अपना मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के बारे में, हमें समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, सिंपैथेटिक सिस्टम।